वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, और डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना लास्ट क्लास तक हम चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म कर चुके थे, जिसका नाम था फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन फर्स्ट डिग्री के ना हो। ठीक है, मतलब प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के ना हो। ठीक है, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक को फिनिश कर दिया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और अपने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से आप प्रमोट होके सेकंड ईयर में आए। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर से प्रमोट होके सेकंड ईयर में आप आए, तो आपको फर्स्ट ईयर का नॉलेज न के बराबर है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि प्रमोट हुए तो आपने पढ़ाई तो की नहीं, ये तो ऑब्वियसली एकदम सही है। प्रमोट हो गए तो कौन पढ़ता है। ठीक है, तो अब आपको रेगुलरिटी रखनी है। ठीक है, रेगुलरिटी आपको रखनी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट प्रमोट हुए थे फर्स्ट ईयर से, लास्ट ईयर भी फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हुए थे जो सेकेंड ईयर में आए थे, तो सेकेंड ईयर में आए तो इस बार उनके वापस दिमाग में ये एक भूत सवार हो गया कि इस बार भी प्रमोट होंगे। लेकिन उनको बार बार ये चीज़ बोली थी कि इस बार आप प्रमोट नहीं होंगे, इस बार आप प्रमोट नहीं होंगे। ये काफ़ी बार हमने उनको स्टूडेंट्स को बताया था। पढ़ने पे ध्यान रखें, पढ़ने पे फोकस रखें, लापरवाही ना बरतें। लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या है कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। कोई सही बात उनको बताए तो वो उनको गलत लगती है, और कोई गलत बात उनको बताए तो वो सही लगती है। ये स्टूडेंट के साथ होता है। जैसे एक फेक न्यूज़ जारी हो गई कि सभी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी प्रमोट कर दिए गए हैं, तो वो सब ने सही मान ली, हाँ ये तो सही है, भले ही वो किसी ने ना कही हो, ऐसी कोई फेक वायरल थी, वो सब ने मान ली। उसके अगले दिन हमने एक बात डाली थी जो एकदम ऑथेंटिक थी कि इस बार सेकेंड ईयर वाले प्रमोट नहीं होंगे। ठीक है, एक बाकायदा एक पोस्ट भी डाली हुई थी जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी गई थी। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के नीचे यही कमेंट थे, ये तो फेक है, जो सही थी वो तो फेक थी। क्यों? क्योंकि उसमें एग्ज़ाम होनी थी, और जो फेक थी जिसमें ये था एग्ज़ाम नहीं होगी वो सही लगी। हुआ क्या, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि मोस्ट ऑफ, जब एग्ज़ाम सडनली अनाउंस हुई, 10-5 दिन का उनको टाइम मिला। आधों के पेपर ठीक हुए, जो कंटिन्यू पढ़ रहे थे उनके तो पेपर सही गए, जो नहीं पढ़ रहे थे उनके पेपर समझ रहे हो कैसे गए। सेम कहानी फाइनल ईयर वालों के साथ हुई। अब रिजल्ट भी देखो तो काफ़ी स्टूडेंट का अच्छा था, लेकिन मोस्ट ऑफ के वैसे ही थे। क्यों? क्योंकि पढ़ना अब लास्ट में जाकर मैटर इतना हो जाता है कितना पढ़े इंसान। अगर कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो लास्ट में वो ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर में थे नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको कंटिन्यूटी रखनी है। अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर चल रहा है ये स्कोरिंग पेपर रहता है, बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें एक एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर चलता है, वो भी स्कोरिंग पेपर है जो अपने वीपी सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा या देखेंगे, और एक रियल एनालिसिस का चलता है। तो 2 पेपर इसमें अच्छे होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। थोड़ा रियल एनालिसिस का टफ पेपर रहता है इसमें। तो मेरा मानना यही है कि ये जो 2 पेपर आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इन पे आपको अच्छे से फोकस रखना है।
जैसे जैसे क्लास में टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, तुरंत उसी दिन सेम डे वो टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके जितने क्वेश्चन आप कर पाते हो उतने क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। किंतु परंतु उसमें नहीं होनी चाहिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, अभी तो सेशन स्टार्ट ही हुआ, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो एग्जाम्स ही चल रही है, पता नहीं कब होगा क्या नहीं होगा। इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं रखना है, कंटिन्यू रूप से आपको पढ़ना है, स्टडी करनी है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। ये होता क्या है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है देखना, dn y अपॉन dxn प्लस p1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2 y अपॉन dxn माइनस 2 डैश डैश pn बराबर qx, ठीक है। ये एक n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, n ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेयर p1 p2 dash dash pn and qx are constant और फंक्शन ऑफ x। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, इस फॉर्मेट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसका कितनी बार अवकलन हुआ है, n बार अवकलन हुआ है, ठीक है। इसका अवकलन कितनी बार, मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है, n बार हुआ है, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर है। मैंने आपको जब चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन ने डिग्री और ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर चेक करना है तो ये देखो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है, जितनी बार उसका अवकलन हुआ है वही क्या होती है, उसकी कोटि होती है, उसकी डिग्री होती है। क्लियर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो और ये देखो इसमें मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है, इसमें n बार मैक्सिमम अवकलन हुआ है। मीन्स ये n ऑर्डर की क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहाँ P1 और P2, ये P1 P2 डैश डैश Pn, ये सारे के सारे क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे, P1 P2 डैश डैश Pn, ये सारे के सारे या तो कांस्टेंट होंगे या x के फलन होंगे, या क्या होंगे, x के फलन होंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को। या तो कांस्टेंट होंगे या x के फलन होंगे, और qx भी इसी प्रकार से होगा, या तो कांस्टेंट होगा या x का, qx लिखा हुआ है मतलब ये मोस्ट ऑफ x का ही फलन होता है। ये चीज समझ में आई होगी इतनी सी। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि लेकिन अपना टॉपिक तो दूसरा है, अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण। तब ध्यान रखना, अब यदि यहां P1 P2 डैश डैश Pn सभी अचर हो तो, यानी कि कांस्टेंट हो तो यह अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तब इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, देखो पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये x के फलन हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि मान लो ये सारे के सारे जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट है वो क्या कहलाएगी, अचर गुणांकों वाली। देखो नाम क्या है, अचर गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट हो, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट कैसा हो, कांस्टेंट हो, मतलब इन सब का कांस्टेंट है। मान लो
इसका कोफिशिएंट P2 है, इसका कोफिशिएंट P1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ये सारे के सारे अगर कांस्टेंट आ रहे हैं तो वो कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अगर कांस्टेंट नहीं आ रहे हैं तो वो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। बस इतना सा खेल है। मींस अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं तो ये अचर गुणांकों वाली रेखिक समीकरण होगी। बस इतना सा इसका खेल होता है, ठीक है। यानी कि इसको आप जब डिनोट करोगे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो dn y अपॉन dxn a1 प्लस dn माइनस 1 y dxn माइनस 1 ये a1 प्लस a2 dn माइनस 2 y अपॉन dxn माइनस 2 डैश डैश an बराबर qx, ठीक है। जहां a1 a2 डैश डैश an सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब ये अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। तो ये इतनी सी कहानी हमने देखी, ये समझ में आई होगी कि अचर गुणांकों वाली रेखिक समीकरण क्या होती है। मीन्स जिस अवकल समीकरण में या जिस रेखिक अवकल समीकरण में आपके जो गुणांक हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो ये इक्वेशन कैसी कहलाएगी? अचर गुणांकों वाली कहलाएगी। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, तो वो भी देख लो क्या होता है। यही लिख रहा हूं ऊपर। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, इसको लिखा जाता है dny प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस dn माइनस 2 डैश डैश a2 an y बराबर qx, ठीक है। y बाहर निकाल लो, y बाहर निकालोगे तो इसको लिख सकते हो आप dn प्लस a1 dn माइनस 1 a2 dn माइनस 2 डैश डैश an y बराबर qx, जहां dn बराबर dn अपॉन dxn होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये भी क्या है? अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है। ये भी क्या है? अचर गुणांकों वाली रेखिक समीकरण है। ये भी क्या है? अचर गुणांकों वाली रेखिक समीकरण है। मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो? डी लिख सकते हो। तो ये डी लिख दिया, याद रखना यहाँ y आएगा, यहाँ भी y आएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और वैसे भी जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे, अब देखो डी क्यूब प्लस 5d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 बराबर मान लो e की पावर x, ये क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब ये अचर गुणांकों वाली, देखो इनके गुणांक कैसे हैं? कांस्टेंट है, बराबर में x का फलन है, ठीक है। और इस फॉर्मेट में आपको दिख रही है, मतलब ये अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब ये चीज तो समझ में आ गई सर, ये तो इस तो मुद्दा ही नहीं था कि अचर गुणांकों वाली रेखिक समीकरण क्या होती है, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुद्दा ये है कि इसको सोल्व कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें सॉल्यूशन ही पूछेगा, तो वो सॉल्यूशन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आते हैं इनके सॉल्यूशन के ऊपर। ध्यान रखना, इसके सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन सी दो चीजें? उनके ऊपर भी हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। देखो करते हैं, मान लो dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 डैश डैश an y बराबर qx। ये आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, जहां a1 a2 डैश डैश an सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। तो ये चीज लिख देता हूं, जहां a1 a2 डैश डैश an सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? मतलब अचर है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक हल, वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस
पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये होगा। मींस जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो दो सॉल्यूशन से मिलकर बना होगा, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि जनरल सॉल्यूशन हमेशा लिखा जाता है y से, तो y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखा जाता है CF से, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा जाता है PI से। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा y बराबर CF प्लस PI। y बराबर क्या होगा? CF प्लस PI। ये इसका क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा, यानी कि व्यापक हल होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। ध्यान रखना, CF को तो हिंदी में बोलते हैं पूरक फलन या पूरक हल, और इसको बोलते हैं विशिष्ट हल, और ये क्या हो गया? व्यापक हल। तो व्यापक हल बराबर होता है पूरक हल प्लस विशिष्ट हल, ठीक है। पूरक हल का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, विशिष्ट हल का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा इस इक्वेशन का CF, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे हम? CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे इसका PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। फिर लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा? अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये भी पता चल गया, ठीक है, कि सर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो y बराबर CF प्लस PI होगा। अब सर CF कैसे निकालें? तो कहानी स्टार्ट अब हमारी यहीं से होती है। जो कहानी अब स्टार्ट होती है इस चैप्टर की वो यहाँ से स्टार्ट होगी, CF निकालने की प्रक्रिया से। यहाँ तक तो हमने ये समझा था, इसका जो सारांश था कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका सॉल्यूशन यानी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके ऊपर हमने अब तक चर्चा की थी। अब अपना जो एक्सरसाइज जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो पहला टॉपिक यही आता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन यानी कि पूरक हल यानी कि CF निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। ये देखना CF कैसे निकाला जाता है। ये एक बहुत ही इजी सा मेथड है। कुछ 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। वो याद रख लोगे तो आपका ये CF निकालने का पार्ट वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखना, मान लो आपको dn प्लस a1 dn माइनस वाई प्लस a2 dn माइनस 2y, y को बाहर ले लो, डैश डैश an y बराबर qx, ये अचर गुणांकों वाली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है। इसका मुझे सबसे पहले CF फाइंड करना है। सबसे पहला काम होगा अपना CF निकालने का, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 पूरी की पूरी इसी को डेडिकेटेड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ CF निकालने के बारे में दिया हुआ है। ध्यान रखना क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो CF निकालने के लिए सबसे पहला काम अपना होना चाहिए, हमें इसको 0 मानना है। मीन्स सबसे पहले हमें QX को क्या मानना है? 0 मानना है। यानी कि इसको भूल जाओ कि बराबर में QX है, बराबर में कुछ दिया हुआ है, इसको भूल जाओ। जब भी CF निकालना है, CF निकालने के लिए ये मानकर चलो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या है? 0 है। मीन्स आपकी इक्वेशन होगी dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस an बराबर 0। ये अपनी इक्वेशन होगी। उसको कुछ नहीं मानना, उसका काम बाद में होगा, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम होगा अपने को इस d की जगह m पुट करो, ठीक है। तो क्या होगा? m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर m की पावर n माइनस 2 डैश डैश an बराबर 0। ये देखो m के अंदर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है, सहायक समीकरण है। ये क्या है? m के अंदर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको दिख गई। यहां से मैं m के मान निकालूंगा तो कितने मान मिलेंगे? कितनी पावर है? मैक्सिमम n है तो n मान ही मिलेंगे, ठीक है। मीन्स मैं मान लेता हूं m के मान m1 m2 m3 डैश डैश mn मिले, ठीक है। ये मान मुझे मिल गए। ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे मान लो d³ माइनस 4d स्क्वायर प्लस 3d
प्लस 1 बराबर 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। डी की जगह m पुट करो, m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0। ये 3 घात की एक इक्वेशन नहीं है क्या? ठीक है, ये n घात की है, ये 3 घात की है। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितने मान मिलेंगे अपने को? 3 मान मिलेंगे। ठीक है, 3 मान, मान लो m1 m2 m3 मिल गए, ये 3 मान मान लो हमें मिल गए। बोलो ये बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को? m के कितने मान मिल गए? ये 3 मान हमें मिल गए। इसी प्रकार मान लो ये द्विघात समीकरण हो सकती है, ये इस प्रकार से भी हो सकती है। इस द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के कितने मान मिलते हैं? 2 मान मिलते हैं। ठीक है, तो ये कितने भी घात की हो सकती है। मान लो m घात की ये इक्वेशन आपके पास आ गई, तो इसका जो CF होगा वो 3 पार्टों में डिवाइड होगा। CF इसके 3 पार्टों में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सर ये वैल्यूज किसी भी प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, सभी वैल्यूज कैसी हो सकती है? रियल प्लस डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल और अलग अलग हो सकती है। नंबर 2 कंडीशन, ये वैल्यूज सर सेम हो सकती है। ठीक है, रियल और सेम। नंबर 3 सर ये वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मतलब काल्पनिक हो सकती है या सम्मिश्र हो सकती है, मतलब जो रियल और इमेजिनरी का क्या हो? मिक्सचर हो, वही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। बोलो ये चीज समझ में आई? तो ये CF की 3 कंडीशन होती है, सेम हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सेम हो उस कंडीशन में इसका CF क्या होगा, अलग अलग हो उस कंडीशन में इसका CF क्या होगा, और कॉम्प्लेक्स हो उस कंडीशन में इसका CF क्या होगा। इन तीनों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। m के मान मुझे मिले, मान लो केस नंबर फर्स्ट बात करते हैं। केस फर्स्ट, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यानी कि यदि समीकरण के मूल वास्तविक व अलग अलग हो। ठीक है, यदि समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग हो। अगर मूल कैसे हैं? वास्तविक है, साथ ही कैसे हैं? अलग अलग है। उस कंडीशन की हम बात करते हैं, तो उसका जो CF होगा, CF बराबर, वो हमेशा ध्यान रखना। अब वास्तविक है और अलग अलग है, अलग अलग ये हो गए m1 m2 m3 डैश डैश mn। तो ध्यान रखना इसका जो CF लिखा जाएगा वो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस डैश डैश Cn e की पावर mnx। ये क्या होगा? इसका CF होगा। क्लियर सब स्टूडेंट को? जहां C1 C2 C3 डैश डैश Cn के सारे के सारे कांस्टेंट है, तो ये CF निकल जाएगा। अब समझने के लिए देखो, मान लो ये एक द्विघात समीकरण है, मान लो ये द्विघात समीकरण है, इसके 2 रूट आए, मान लो 2 और 3। ठीक है, तो इसका CF क्या होगा? रूट कैसे है? रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब वास्तविक और अलग अलग है। ये 2 और 3 वास्तविक है ना, अलग अलग भी है, तो क्या लिखा जाएगा? C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। देखो 2 ही रूट आए तो इतना इतना काम आ जाएगा। C1 ऐसा कैसा, m1 का मान कितना आया? 2 आया तो 2 लिख दिया यहाँ। C2 m2 का मान कितना आया? 3 आया तो यहाँ 3 लिख दिया। ये देखो ये क्या आ गया? अपना CF आ गया इस समीकरण के लिए। बोलो ये बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को? तो केस नंबर फर्स्ट उस कंडीशन में था यदि अपने रूट्स कैसे हैं? रियल है और डिस्टिंक्ट है। केस नंबर 2 की बात करते हैं भाई साहब। ये कहता है इफ रूट्स आर रियल एंड सेम, यदि समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। ये क्या कह रहा है? यदि समीकरण के मूल कैसे हो? वास्तविक हो और समान हो। यानी कि इस बार मान लो आप जो मान आए हैं वो m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर डैश डैश mn बराबर m, मतलब सबका मान सेम आया है।
ठीक है, एक जैसा है। तो इसका जो CF होगा दोस्तों वो हमेशा ध्यान रखना वो होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब प्लस डैश डैश Cn x की पावर n माइनस 1 और e की पावर mx, ये होगा इसका CF। किस कंडीशन में? मान लो इस समीकरण के सारे रूट समान आ गए, सारे के सारे रूट समान आ गए, तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा, वो जो रूट है उसके साथ e की पावर में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लो m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 1 बराबर 0, ये आपकी 3 घात की इक्वेशन बनी। 3 मान आए, मान लो 3 3 3 या मान लो 2 2 2, ये 3 मान आए, ये 3 रूट आए, इसके तीनों रूट कैसे हैं? समान है। तीनों रूट समान है तो इसका CF क्या लिखा जाएगा? CF बराबर लिखा जाएगा सर C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और बाहर e की पावर 2x। ठीक है, ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, बाकी अंदर ये वाली चीज रहेगी। ठीक है, तो ये समीकरण एज इट इज लिखी जाएगी। जितने मान समान है, 4 मान समान है तो यहाँ तक लिखी जाएगी, 3 मान समान है तो यहाँ तक लिखी जाएगी, बाहर e की पावर और जो मान आया है वो यहाँ m की जगह पुट हो जाएगा। ये क्या होगा? अपना आंसर होगा। तो 2 कंडीशन के ऊपर हमारी चर्चा हुई। अब नंबर 3 कंडीशन की बात करते हैं। केस नंबर 3 की चर्चा करते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 कहता है इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यदि समीकरण के मूल समिश्र हो। ठीक है, मतलब अर्थात m बराबर अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, इस प्रकार से आपके पास रूट है। तो ध्यान रखना y का मान इसी प्रकार से लिखा जाएगा, सेम यही तो है, बस एक बार प्लस का मतलब m के मान 2 कौन कौन से हैं? m बराबर अल्फा, m1 बराबर अल्फा आइटा बीटा, m2 बराबर अल्फा प्लस अल्फा माइनस आइटा बीटा, यही तो 2 रूट हैं, यही तो है 2 रूट। मीन्स m1 की जगह ये लिखा जाएगा, m2 की जगह ये लिखा जाएगा। लेकिन ये 2-3 प्रकार से लिखा जाता है। पहला तरीका तो ये होगा C1 e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा। एक तो ये भी इसका CF होगा, ठीक है, ये CF बराबर, एक तो ये भी इसका CF होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक देखो, सिंस हम जानते हैं e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा क्या होता है, CF बराबर C1, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कोस अल्फा प्लस आइटा साइन बीटा प्लस C2 कोस अल्फा माइनस आइटा साइन बीटा, ये लिख सकता हूं इस चीज को। e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा को कोस अल्फा प्लस आइटा साइन बीटा लिख सकता हूं। ठीक है, ये चीज लिख सकता हूं ना, सभी स्टूडेंट को क्लियर है? यहां से आगे बढ़ते हैं और इसको अलग अलग करते हैं। आइटा वाले टर्म को एक जगह ले लेते हैं, बचे हुए हैं उनको एक जगह कर लेते हैं। ये काम करते हैं तो देखना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये कोस बीटा साइन बीटा, ये बीटा और बाहर आता है इसके e की पावर अल्फा x, ये लिखा जाता है इसको। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ से e की पावर अल्फा है, e की पावर अल्फा है, वो तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, e की पावर अल्फा तो क्या आ जाएगा? बाहर लिखा जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो देखना आगे, ये x भी तो लिखना था यहाँ, x और x।
ठीक है, तो कोस बीटा एक्स ये लिखना था। ठीक है, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ, इसको चेंज कर लेना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से e की पावर अल्फा एक्स तो कॉमन आ जाएगा, फिर e की पावर आइटा बीटा को ये लिखते हैं, e की पावर माइनस आइटा बीटा को ये लिखा जाता है। ये चीज़ क्लियर है सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ से देखो, अब आइटा वाले टर्म को एक जगह कर लो, e की पावर अल्फा एक्स तो बाहर ऐसा का ऐसा पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से कॉमन निकाला है अपन ने। ठीक है, ये टर्म यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, c1 e की पावर अल्फा एक्स डॉट e की पावर आइटा बीटा एक्स, इसको दो जगह लिख दिया, प्लस c2 e की पावर अल्फा एक्स डॉट e की पावर माइनस बीटा एक्स। यहाँ से e की पावर अल्फा एक्स बाहर निकाल लिया तो मेरे पास अंदर बचेगा c1 e की पावर बीटा एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस आइटा बीटा एक्स। अब हम जानते हैं e की पावर आइटा एक्स बराबर होता है c1, जो आइटा बराबर लिखते हैं c1 कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स, कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। ठीक है, यहाँ अगर बीटा होता है तो यहाँ बीटा आ जाता है, मतलब जो भी कांस्टेंट है वो यहाँ आ जाता है। इसी प्रकार e की पावर माइनस आइटा एक्स हो तो यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये वाली कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई कर दी। वहां से यहाँ देखना, अब c1 कोस बीटा एक्स इसको साथ लेता हूँ, प्लस c2 कोस बीटा एक्स, यहां से इसको साथ लेता हूं, प्लस आइटा बाहर निकाल लेता हूं, तो आइटा और c1 साइन बीटा एक्स माइनस c2 साइन बीटा एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से कोस बीटा बाहर निकालता हूं, वहां से साइन बीटा बाहर निकालता हूं, तो e की पावर अल्फा एक्स, तो c1 प्लस c2 कोस बीटा एक्स प्लस आइटा c1 माइनस c2 साइन बीटा एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को। c1 प्लस c2 इसको कोई एक नया कांस्टेंट मान लो, उसको नाम दे देता हूं मैं a। इसी प्रकार c1 माइनस c2 को कोई नया कांस्टेंट नाम दे देता हूं, उसको दे देता हूं b। यानी कि रिजल्ट जो फाइनल मिलेगा e की पावर अल्फा एक्स a कोस बीटा एक्स प्लस आइटा b साइन बीटा एक्स। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। यहां तक लिखते हो तो भी सही है, ये वाला काम में लेते हो तो भी सही है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सही माने जाते हैं, चाहे तो ये लिख दो चाहे ये वाला लिख दो। ये दो तो इजी थे, ये तीसरा वाला सोच रहे होंगे कि सर ये इतना क्या कर दिया। तो ये तो मैंने कहानी बताई है सिर्फ चेंज होने की, याद नहीं रखनी है। याद तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला रखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रखना है, जैसे इस फॉर्मेट में मिले ये लगा दो। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। बेटर ज्यादा ये रहेगा, क्योंकि अगर आपको ये दो याद है तो ये अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स भी रिपीट हो सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा वापस। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर कॉम्प्लेक्स रिपीट हो उसकी बात करते हैं अपन। जैसे मान लो आपको मिल जाए, इस बार एक केस की और बात कर लेते हैं। यदि m का मान आपको मिल जाए प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, मतलब ये चार मान हो गए टोटल। कौन कौन से हुए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक हुआ अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, एक तो ये कर लो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और एक माइनस हो गया यहाँ। ठीक है, दो मान ये हो गए, दो मान ये हो गए। इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इसका CF। इस कंडीशन में देखो, पहले तो इन दो के लिए लिखेंगे। ठीक है, मीन C1 पहले तो लिखेंगे, एक तो हो गया अल्फा प्लस आइटा बीटा, एक हो गया अल्फा प्लस आइटा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस आइटा बीटा, माइनस को अंदर ले लो। ठीक है, सॉरी माइनस तो बाहर है। एक हो गया अपने पास अल्फा माइनस आइटा बीटा, एक हो गया अपने पास ये हो गया, और एक हो गया अपने पास माइनस का, तो माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा। ये मान अपने पास हो गए। ठीक है, इस बार तो इनके लिए हम CF लिखना चाहेंगे। तो पहले तो ये देखो, ठीक है, ये एक मान हो गया,
यही देखो, पहले तो प्लस का ले लो फिर माइनस का ले लो, मीन्स y बराबर c1 प्लस c2x e की पावर प्लस माइनस अल्फा e की पावर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा प्लस c3 प्लस c4x, ठीक है, और e की पावर माइनस अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये एक अंतिम चीज आपको और ध्यान में रखनी है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। पहला अब क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, अब क्वेश्चंस लेंगे और बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर ये वाला 4 नंबर वाला समझ में नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो आपको ये इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 रूल हैं, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में होने चाहिए। देखो, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस माइनस 6d2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 dy बाई डी एक्स प्लस 11 dy बाई डी एक्स माइनस 6y बराबर 0, माइनस 6y बराबर 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखना, सबसे पहले हम इस डी क्यूब को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यूब वाई माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6y बराबर 0। y को बाहर ले लो तो डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6y बराबर 0। d की जगह m पुट कर दो तो m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 बराबर 0, ये आ गई। ठीक है, पहले बराबर में तो पहले ही 0 था तो इसको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसका सिर्फ CF ही निकलेगा। तो यहाँ से देखो ये कितने घात की समीकरण है, ये 3 घात की समीकरण है। इसको सोल्व करो, फैक्टर करो, फैक्टर करके इसके मान निकालते हैं। तो फैक्टर करना सभी स्टूडेंट को आता है, नहीं भी आता है तो इसमें आपकी गलती है। ठीक है, फैक्टर करने 3 घात की समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण में m बराबर 1 पुट करते हैं। m बराबर 1 पुट करो, क्या ये समीकरण संतुष्ट होती है? क्या a क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। देखो इसका मान क्या आ रहा है, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 प्लस 1 प्लस 11 12 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, 12 माइनस 12 0 आ रहा है। मीन्स एक मान तो इसका हो गया m बराबर 1, एक रूट तो क्या हो गया, m बराबर 1 हो गया। फिर बाकी के कैसे निकालते हैं, इस 1 को उधर ले जाओ तो m माइनस 1, m माइनस 1 का भाग दे दो m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 में। ठीक है, इसमें भाग दो, भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, m स्क्वायर बार जाएगा। मीन्स इसको m स्क्वायर से गुणा करो। ठीक है, अब ये भाग तो देना आता ही होगा। ठीक है, m स्क्वायर से गुणा करो तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, माइनस का 5m स्क्वायर, ये एज इट इज प्लस 11m माइनस का 6। ठीक है, अब इसको एज इट इज बनाना है तो माइनस के m से, माइनस के 5m से गुणा करो। तो माइनस के 5m से इसको गुणा करूंगा तो माइनस का 5m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5m प्लस फिर माइनस, इनको दोनों को जोड़ दो। ठीक है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा, उनको एज इट इज लिख दो। ये कितना बचा, 6m माइनस 6। ठीक है, 6m माइनस 6। अब गुणा कर दो इसको 6 से तो कितना बच जाएगा, ये प्लस का 6 तो 6m माइनस 6 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहां से देखो इसके फैक्टर क्या हुए, फिर m माइनस 1,
एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m माइनस 1 इसके फैक्टर होंगे m माइनस 3m माइनस का 2m प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 2, ये क्या हो गए इस समीकरण के कोड वो हो गए फैक्टर। यहाँ से m का मान क्या होगा, m बराबर 1 2 3, m के 3 मान मेरे पास आए 1 2 3। देखो ये m के कैसी वैल्यूज हमें मिल रही है, m की वैल्यू हमें कैसी मिल रही है सर, यहाँ m की वैल्यू जो है वो पहले तो रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब वास्तविक और अलग अलग है। वास्तविक और अलग अलग होती है तो उस कंडीशन में CF बराबर हम कैसे लिखते हैं, CF का मान हम लिखते हैं C1 e की पावर m1, m1 का मान 1 है, C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x, यही तो लिखते हैं CF। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर। अगर रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस डैश डैश, यही तो लिखते हैं, यही तो मान लिखते हैं अपन। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो कितने मान थे, 3 मान थे, तो 3 तक कितना काम में आएगा, m1 की जगह 1 था 1 रख दिया, m2 की जगह 2 था 2 रख दिया, m3 की जगह 3 था 3 रख दिया। क्वेश्चन समाप्त यहीं पे। ठीक है, ये होता है CF। ठीक है, ये आज की क्लास में अपन चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ CF निकालने के ऊपर, और जो अगली क्लास होगी उस पर हम चर्चा करेंगे PI निकालने पर। अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है d क्यूब y अपॉन dx क्यूब माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx प्लस y बराबर 0। ये इक्वेशन आपकी है, डायरेक्ट ही आप रख रहा हूं, d रख दो पहले, d क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 y बराबर 0। d की जगह क्या करते हैं, m पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगी m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसके जो फैक्टर आप करोगे वो आएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर m प्लस 1 बराबर 0, यानी कि m के मान आएंगे 1 1 माइनस 1। ठीक है, रूट कैसे हैं सर, दो तो एक जैसे हैं। ठीक है, जब दो एक जैसे हैं तो CF क्या लिखा जाएगा, C1 प्लस C2x e की पावर mx, मतलब m का मान कितना है x, फिर प्लस जो अलग है उसके लिए C2 तक आ गया तो C3 e की पावर माइनस x। ये होगा इसका फाइनल आंसर। दो समान है, एक अलग है, अलग वाले के लिए ये आ गया, समान वाले के लिए ये आ गया। मान लो यहाँ दो समान होते, चौथा -2 होता तो प्लस का C4 e की पावर -2x हो जाता, एक ही बात है। तो ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के दोस्तों इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का है, कॉम्प्लेक्स वाले 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स का फंडा लगा देना, सीधा सा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आंसर जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं उसके 3-4 आंसर आते हैं, अभी जस्ट सोल्व करके बताया था ना पहले। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है d2x अपॉन dt स्क्वायर -3 dx अपॉन dt प्लस 2x बराबर 0। जब t बराबर 0 एंड dx अपॉन dt बराबर 0, देन तब x बराबर 1 एंड dx अपॉन dt बराबर 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं।
तो देखना अब देखो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर है तो डी रख दो इसकी जगह, d2 माइनस 3d प्लस 2x बराबर 0, जहां d बराबर d अपॉन डी टी है इस बार। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो m पुट कर दो, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0, मान निकालो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m, इसका क्या होगा माइनस का, इसके फैक्टर होंगे माइनस का 2m और माइनस का m प्लस 2 बराबर 0। m कॉमन लो तो m माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन लो तो m माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से m माइनस 1 m माइनस 2 बराबर 0, तो m का मान 1 मिला और 2 मिला। ठीक है, इसका CF क्या निकलेगा, CF निकलेगा C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर इस बार t कैसे आ गया, पहले तो x आ रहा था, x इसलिए आ रहा था क्योंकि d बराबर d अपॉन dx था इसलिए x आ रहा था, इस बार d बराबर d अपॉन dt है। या ये मान लो यहाँ x स्क्वायर यहाँ x आ रहा था इसलिए गुणा में x आ रहा था यहाँ। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये CF आ गया। ठीक है, या ये कहो ये फाइनल आंसर भी होता है इसका, क्यों, क्योंकि बराबर में 0 दिया हुआ है, अगर बराबर में 0 ना होता तब तो ये CF होता, तब तो ये क्या होता है CF होता है, लेकिन बराबर में 0 दिया हुआ है तो ये CF ही इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि बराबर में 0 दिया हुआ है। तब ध्यान रखना PI क्या आएगा, 0 आएगा, आंसर होता है अपना CF प्लस PI। ठीक है, दोनों जुड़ते हैं, PI का मान तो 0 है तो y बराबर क्या आएगा, CF ही आएगा। ठीक है, बराबर में अगर 0 है तो मान लेना आंसर y ही, जो CF होगा वही आंसर होगा। अब कंडीशन हम लगाते हैं, उसके लिए पहले d ये x बराबर आएगा क्योंकि dx अपॉन dt है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करो t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt बराबर C1 e की पावर t प्लस 2 C2 e की पावर 2t। एक ही बात है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो C1 C2 के मान चाहिए। ठीक है, अब देखो कंडीशंस लगाओ, मुझे क्या दिया हुआ, सिंस जब t बराबर 0 है तब x बराबर 1 है, t बराबर 0 है तब x बराबर क्या है, 1 है, तो x की जगह 1, t की जगह 0, C1 e की पावर 0 प्लस C2 e की पावर 0, तो 1 बराबर मिला C1 प्लस C2। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रहा है, जब t बराबर 0 है तब dx अपॉन dt बराबर भी क्या है, 0 है, मीन C1 प्लस 2 C2 बराबर क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, ये मिला। दोनों इक्वेशन से मान निकालो C1 C2 के, इस इक्वेशन में से इसमें से इसको घटाओ तो ये कैंसिल, 2 C2 माइनस C2 बराबर कितना मिला, C2, तो C2 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। C2 का मान 0 यहाँ रखो तो C1 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। C1 C2 के मान यहाँ रखो तो x बराबर आएगा, C1 का मान कितना आया, e की पावर t, तो x का मान आ जाएगा e की पावर t। क्लियर सभी स्टूडेंट को, x का मान क्या आ गया अपने पास, e की पावर t आ गया। एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये देखो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में से इसको घटाया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बराबर में माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, बराबर में कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो C1 बराबर, तो C2 बराबर क्या आया, माइनस का 1 आया। ठीक है, तो C2 की जगह -1 रखो तो C1 का मान 2 आएगा। ठीक है, ये मान आए मेरे पास, तो C1 का मान 2 आया, तो x बराबर 2 e की पावर t, C2 का माइनस e की पावर 2t, ये क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो लास्ट के क्वेश्चन थोड़े स्पीड से किए, थोड़े जल्दी से किए हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। कॉम्प्लेक्स वाले ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस कर लेना, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, फॉर्मूले लगाने हैं सिर्फ। ठीक है, बाकी कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन इस क्लास में नहीं करे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, कहीं ये सोच लो कि सर ने कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन तो करवाए नहीं। ठीक है, मीन्स अगर रूट कैसे हो जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए उस कंडीशन में, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी आगे इसके 6 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, अभी इसकी 6 एक्सरसाइज हमें और करनी है, चैप्टर बड़ा है। ठीक है, इसमें हम कोई हर एक क्वेश्चन में CF निकालेंगे, CF हम हर एक क्वेश्चन में निकालेंगे, तो वहां आपके पूरा का पूरा CF क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 पार्ट क्लियर हुए, आगे वाली एक्सरसाइज में जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन अपन ने निकालना सीखा वो सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे CF का बहुत बड़ा पार्ट पड़ा है। ठीक है, क्यों पड़ा है, क्योंकि
y बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है, तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहां सी एफ तो निकालना ही पड़ेगा, तो सी एफ वहां और डिटेल में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं करवाए, इसलिए नहीं करवाए क्योंकि आगे हमें बहुत क्वेश्चंस करने हैं, इसे टाइम जाया करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं मिलता। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।